ओके। ठीक है, तो आज हमें करना है, हमने लास्ट क्लास में किया था, हम प्रेसिडेंट और गवर्नर को कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में दोनों की लेजिस्लेटिव पावर्स को कंपेयर किया था, जिसमें हमने दोनों की वीटो पावर्स देखी थी। इन वीटो पावर्स में कोई डाउट है? गवर्नर के पास एक स्पेशल वीटो पावर होती है जिसमें ही मे चूज़ टू रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट। अब उसमें वो उसकी चॉइस होती है, वो कोई भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। बट एक बिल के साथ मैंडेटरी है रिजर्व करना, वो है हाई कोर्ट की पावर का अमेंडमेंट का बिल। और उसका मैंने बताया था कि उसका ऑब्वियसली रीज़न ये है क्योंकि हाई कोर्ट एज अ बॉडी, एज अ जुडिशरी इटसेल्फ इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। तो ऐसा ना हो कि कोई स्टेट उसकी पावर्स को रिड्यूस कर दे। फॉर दैट रीज़न हाई कोर्ट की पावर में अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है तो इट हैज़ टू बी मैंडेटरीली रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है, अदर बाकी सारे बिल्स में उसकी खुद की चॉइस है कि वो प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट जो रिजर्व करता है, तो मैंने बताया था वहाँ पे गवर्नर का फिर रोल ख़त्म हो जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर को भेजती है, गवर्नर प्रेसिडेंट को भेजता है, प्रेसिडेंट फिर सीधा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ इंटरेक्ट करता है, चाहे वो असेंट दे या रिकमेंडेशन दे चेंज के लिए। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी अगर सपोज करो चेंजेस उसने कुछ किए हैं सेम बिल में, तो देन इट इज़ गोइंग टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद प्रेसिडेंट। यहाँ पे फिर गवर्नर का रोल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वंस ही रिजर्व्स द बिल फॉर प्रेसिडेंट। ये समझ में आ गया? फिर उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 123 एंड 213, दोनों याद रखना, 213 ऑर्डिनेंस से रिलेटेड एंड 123, यस, वो दोनों की ऑर्डिनेंस पावर्स। एंड ऑर्डिनेंस में एक चीज़ याद रखना कि ऑर्डिनेंस आज अगर सेशन में नहीं है और आज ऑर्डिनेंस इशू हुआ है, तो ये कब तक चलता है? जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके सिर्फ 6 वीक तक वैलिड होता है। पोस्ट दैट इट विल ऑटोमेटिकली बी इनवैलिड। ठीक है, इट विल बी इनवैलिड। तो नेक्स्ट है इसके चैलेंजेस क्या है, ये क्या वो हाँ, ऑर्डिनेंस को हम डिस्कस करेंगे, इधर लिखा हुआ है ये सब। चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस का देखो, ऑर्डिनेंस क्या है? गवर्नमेंट तो बहुत मिसयूज करती है, बीजेपी ने तो कम से कम 16-17 बार से ला के रखा है, यूज किया है। बीजेपी ने कितनी बार यूज़ किया? करीबन 16-17 बार किया है ये, 2014 से 2024 तक। देखो, ऑल्दो 17 बार 18 बार जितना भी यूज़ किया है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। बट अगर इंडिपेंडेंस से देखा जाए तो ऑर्डिनेंस का यूजेज कम हुआ है, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ जुडिशरी के इंटरफेरेंस की वजह से। जुडिशरी की बार बार पॉइंट आउट जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ज़्यादा हुआ था, करीब 27 हाँ, बार। एग्जैक्टली। स्टार्टिंग की जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने थोड़ा सा पावर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। अब गवर्नमेंट्स ऑल्दो पावर को एक्सप्लॉइट करने से कोई पीछे नहीं हटता, बट नाउ अभी मैम 3.3 का रेशियो है पहले से। 3.3 का रेशियो मतलब कितने, मतलब तीन आ सकते हैं एक, अगर 5 साल की सरकार, तीन ऑर्डिनेंस 4 ऑर्डिनेंस, मतलब अपने से 3:1 का रेशियो किसका है? मतलब कौन 3 है और कौन 1 है? पहले मैम जैसे कोई भी होता सरकार में आते थे कि 3 बार 4 बार ऑर्डिनेंस लेके आ जाते थे। अब गवर्नमेंट का है कि पहले तो 27 बार करीब आया हाँ, वही एक साल में 27 ऑर्डिनेंस भी आते थे। एवरेज हो गया था, उसी का एवरेज बता रहा हूँ, 3-4, अब तो 3-4 पे आ गया ऑर्डिनेंस का ओके। एक साल। तो हाँ, ये देखो ना, हाँ इधर मैंने कुछ नंबर लिखा हुआ है 1861 से लेकर, ये तो चलो ठीक है, कॉलोनियल टाइम हो गया, ठीक है। बट इवन 1990s के बाद से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। बट उसके बाद ये सब केसेस आए हैं, इसके बाद थोड़ा सा ऑर्डिनेंसेस
कंपैरेटिवली कम हुए हैं, बट अभी भी ऑर्डिनेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ऑर्डिनेंसेस के इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डिनेंस में भाई इशू क्या है एक्चुअल में। वो तुम लोग खुद भी कंट्रीब्यूट करो कि क्या है इशू। Why ordinance is considered bad for the democracy? देखो ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस क्या है कि प्रेसिडेंट इज मेकिंग formulating a law or let's say regulation which is equal to an act. It is not an act but it is almost equal to an act. ठीक है, एक्ट तो वो तभी होगा जब पार्लियामेंट पास करेगा। तो प्रेसिडेंट इज फॉर्मुलेटिंग एन अ रेगुलेशन विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू एन एक्ट। एंड व्हाट इज़ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, बट true powers of formulating a law are given to only legislative body. Yes or no? True powers of formulating a law are given to only legislative body. Here it is a clear breach of separation of power. Breach of separation of power, number one. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती इसकी, रिड्यूस कर देते। exactly. In our democracy system, in our parliamentary system, executive is responsible or accountable to legislature. But कौन सा वाला? Always executive is responsible to legislature. ये Yes, executive यहाँ पे ministers वाले हैं. But what about president? President is not accountable to legislature at all. ठीक है, president is Yes. not accountable to legislature. Third, what is the For important? representation of the citizens. Exactly. President is not the. Bhai, we have sent our MPs stating, having the faith कि भाई they will formulate laws for us. ठीक है, तभी तो हमने MPs को रिप्रेजेंट करके भेजा है वहाँ पे। दिस इज़ व्हाट द डेमोक्रेसी इज़ अबाउट। प्रेसिडेंट को हमने नहीं, इट इज़ नॉट द चॉइस ऑफ पीपल डायरेक्टली, ठीक है। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंटली, सॉरी, फोर्थ, ऑर्डिनेंस कैन बाईपास द लेजिस्लेटिव लॉ। एग्जैक्टली, कि ऑर्डिनेंस का भाई मेन मोटिव ही ये है, चाहे वो लेटर में लिखा हुआ या ना लिखा हो, बट ऑर्डिनेंस तभी आते हैं जब पार्लियामेंट, जब गवर्नमेंट ऑफ द डे वांट्स टू बाईपास द स्क्रूटनी ऑफ पार्लियामेंट। Yes or no? Because parliament has everything. Parliament has opposition, parliament has debate, deliberation, voting. When these things are to be bypassed, then ordinance is passed. So it is just a way of bypassing the scrutiny of parliament and parliamentary committees. ठीक है, Yes. तो ये हो सकता है मैम, अंडरमाइन द इंस्टीट्यूशंस लॉ एंड हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये सब अपने आप रीड कर लेना। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, देखो हम जहाँ पे भी रीड करते हुए आ रहे हैं ना अभी तक, ये नोटिस करो, चाहे सेडिशन हो, चाहे प्रिवेंटिव डिटेंशन हो, जो भी कंट्रोवर्शियल पार्ट्स हैं हमारे इंडिया में, चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट हो, ये सब चीज़ें मेच्योर डेमोक्रेसीज़ में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो इवन ऑर्डिनेंस वॉज ब्रॉट बाय द colonial रूलर्स, ठीक है, बट स्टिल इट डज नॉट एग्जिस्ट इन US, इवन इन UK, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज़ द मेजर आर्ग्यूमेंट कि भाई जब वो UK में ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, UK people are very mature over there, so when such mature democracies do not have things like ordinance, then why are we as India having it even now? ठीक है, तो इसीलिए कूपर केस, ये ध्यान रखना, कूपर केस और वाधवा केस, इसमें बार बार ऑर्डिनेंस के अपने इश्यूज़ हैं, तो बार बार जुडिशरी ने एक ही बात कही है, दैट ordinance should be used very sparingly and in very minimum number of ordinances should be passed first, and second, that if ordinance देखो आज ordinance पास हुआ, ठीक है,
सेशन हो गया, उसके बाद सेशन होने के बाद 6 वीक्स में ये ऑर्डिनेंस इनवैलिड हो जाएगा। बट स्टिल आप इस ऑर्डिनेंस का जो बिल था वो आप इस सेशन में नहीं लेकर आए हो। सेशन ख़त्म होने के बाद आपने वापस से इसको ऑर्डिनेंस बना दिया, ठीक है। जस्ट ये 2 महीने का सेशन था, 2 महीने में भी 6 हफ्ते 1.5 महीने तो ये ऑर्डिनेंस रहा, आधे महीने 15 दिन के लिए ये ऑर्डिनेंस नहीं रहा। बट देन यू मेड दिस ऑर्डिनेंस अगेन। दिस सक्सेसिव repromulgation is equal to violation of constitution. It was said in वाधवा केस, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चनड। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट की कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ यूकॉम। सो कूपर केस में ये कहा हुआ है, इफ़ द यूकॉम इज़ indirectly they are saying this only, that if UCOM is asking the president to make the ordinance or to formulate the ordinance, then this can be questioned in the court of law also, ठीक है। तो मैं हुआ दिल्ली स्कूल फीस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस जो 10 जून को हुआ 2025 में। क्या प्राइवेट स्कूल की जो फीस है उसे रेगुलेट करने के लिए पास किया ऑर्डिनेंस। प्राइवेट स्कूल दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया जो प्राइवेट स्कूल की जो फीस स्ट्रक्चर है ना, उसको कम करने के लिए। अच्छा अच्छा, अभी रिसेंटली यस, 10 जून को हुआ 2025। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर को कम करने के लिए रेगुलेशन ऑर्डिनेंस। अच्छा ओके। तो ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए या फिर गवर्नमेंट? प्राइवेट। अच्छा, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स के लिए, ओके। वैसे तो होना भी चाहिए, बहुत महंगे स्कूल्स हैं। अच्छा ओके। हाँ, तो इसमें एक ये कृष्णा कुमार केस भी देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृष्णा कुमार केस में ये है, इफ़ द ऑर्डिनेंस इज़ नलिफाइड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इफ़ द ऑर्डिनेंस को नलिफाई कर दिया जाता है ऑन एनी ग्राउंड, इफ़ इट इज़ कंसिडर्ड लेट्स से कि अल्ट्रा वायर घोषित कर दिया जाता है इसको, दैट इज़ इट इज़ एन इनवैलिड लॉ, then decisions taken under ordinance will also reverse. Very important, they will reverse unless they are irreversible for public interest, ठीक है। तो ये 3 केसेस याद रखना, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, कूपर, वाधवा और कृष्णा कुमार केस, ठीक है, डीसी वाधवा। अब इसके कुछ हमेशा को हमें एक बैलेंस्ड आंसर देना होता है जीएस में या फिर एंथ्रो में, कहीं पर भी। तो देखो, जब आप नेगेटिव लिख रहे हो तो कुछ पॉजिटिव भी लिख दो, दैट वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। जब अगर सेशन में लेजिस्लेचर है नहीं, then there is a gap in, there will be a gap, अगर ऑर्डिनेंस का फीचर ही नहीं हुआ, then there will be a gap in rules और law formulation, ठीक है। this vacuum is filled by ordinance, very important, this is the स्पीड एंड एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेरी मेजरमेंट के लिए ले आते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्डिनेंस, कि भाई जहाँ पे सेशंस का वैक्यूम है वहाँ पे आप इमरजेंसी बेसिस पे जो भी ऑर्डिनेंस चाहिए हो वो लेकर आ जाओ, ठीक है। एंड मोर ओवर, अगर आप इसको ट्रू स्पिरिट में यूज़ करो तो जैसे ही सेशन आता है, 3 सेशंस होते हैं, जैसे ही सेशन आएगा तो फिर उसके फेडरल स्ट्रक्चर में हम फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे अभी बेंगलोर में हुआ था गिग वर्कर्स के लिए, हमारी कर्नाटक गवर्नमेंट ने पास किया। क्या कर्नाटक गवर्नमेंट ने पास किया था? गिग वर्कर्स के लिए ऑर्डिनेंस रेगुलेशन पास किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कौन से वर्कर्स के लिए? गिग वर्कर्स। अच्छा, गिग वर्कर्स के लिए 2025 में हुआ है। अच्छा, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए कैसे हो गया? स्टेट लेवल पे गवर्नर ने यूज किया अपनी पावर एज लोकल जो स्टेट लेवल, हाँ स्टेट लेवल पे तो गवर्नर ही यूज़ करेगा, सेंटर पे प्रेसिडेंट यूज़ करेगा, ठीक है। तो गिग वर्कर्स
होते हैं ना, टेम्परेरी तौर पे वर्क पर काम करते तो कंपनी लोगों को कंसेशन मिल थी, उसकी लेके आए हैं मैंने कहा। क्या क्या लॉ पास हुआ है उसमें? पूरा तो नहीं याद है मुझे, देखना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो, उसके कोई रेगुलेशंस होंगे गिग वर्कर्स, उधर गिग वर्कर का खैर अभी तो बहुत ज़्यादा है पूरे इंडिया में, पर बैंगलोर में ऑप्शनल के क्वेश्चन भी तो आया था मैम सोसाइटी हाँ में, गिग वर्कर का क्वेश्चन आया 2022 था। ठीक है, तो और एक इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई ये वैलिड भी है, जस्टिफाइड भी है, बिकॉज ऑर्डिनेंस इज़ एनी डे ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। तो व्हेन इट इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू तो हमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज देयर इज़ जुडिशरी सिटिंग टू स्क्रूटिनाइज कि भाई ऑर्डिनेंस अपने लिमिट्स के बाहर तो नहीं है या फिर कुछ भी। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया। हाँ एक ये चीज़ ध्यान रखना, ये ऑर्डिनेंस कैन बिकम अ परमानेंट लॉ। ऑफ कोर्स ऑर्डिनेंस कैन बिकम अ परमानेंट लॉ जब वो सेशन में पास हो जाएगा बिल उसका। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं ना हम, तो प्रेसिडेंट को मैंने एक बार बताया था तुम्हें कि प्रेसिडेंट इज़ लाइक अ बिग मॉनिटर। स्मॉल मॉनिटर्स होते हैं, जो इमीडिएट मॉनिटर्स होते हैं वो पीओज होते हैं, स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, और प्रेसिडेंट को उसी तरह से ना ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा जाता है। ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों? जैसे कि हमारी फैमिलीज़ में ग्रैंडफादर होते हैं, उनकी सलाह सब लेते हैं, ऑल द यंग पीपल जो भी काम करना होता है, बट देन अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग इज़ टेकन बाय द यंग वन। लेट्स से कि पापा ही अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, बट सलाह तो ग्रैंडफादर की लेनी ही पड़ती है। ठीक है, लेनी मतलब लेते ही हैं सब लोग। तो प्रेसिडेंट इज़ लाइक अ ग्रैंडफादर इन अ लार्ज जॉइंट फैमिली। The joint family can consult him, take his advice, but final decision is taken by the youngsters. ठीक है, तो दिस इज़ द केस विद प्रेसिडेंट को। ये वाली लाइन थोड़ा सा कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस ख़त्म हुआ, और हमने जब अपॉइंटमेंट की बात देखी थी तो ये भी देखा था कि अपॉइंटमेंट की अगर बात आए या नॉमिनेशन की बात आए तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड गवर्नर अपॉइंट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स। ठीक है, तो अब है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जब प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात आती है तो लॉ फॉर्मुलेशन लेजिस्लेटिव पार्ट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में होता है कि भाई बिल का आइडिया लेकर आओ, बिल की स्क्रूटनी करो, पार्लियामेंट कमेटी में भेजो, ये सब प्रोसेस लेजिस्लेचर के पास है। ठीक है, उसके बाद व्हेन ऑल दिस स्क्रूटनी इज़ कंप्लीटेड तो बिल को लास्ट सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, सिग्नेचर के पास। तो दिस इज़ वन एग्जीक्यूटिव पावर। और इसी तरह की जो इनके जितने भी सारे मैम, हाँ इनके ही नाम पे डिसीजंस लिए जो जाते इसी हैं। तरह से हाँ एग्जैक्टली जिस तरह से पीएम को रिपोर्ट करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर से ऑडिटर। ये बिल के ऊपर फाइनल सिग्नेचर प्रेसिडेंट का होता है, उसी तरह से बाकी जितने भी काम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये तो हमें पता ही है कि भाई सेंटर पे सारे मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट की ही बात कर लें तो सारे मिनिस्टर्स को अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के नाम पे जो भी अपॉइंटमेंट होने हैं ना, वो सारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, इवन अगर आपका सिलेक्शन होता है आईएएस में, और आप क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होके जा रहे हो, तो देयर प्रेसिडेंट इज़ गोइंग टू अपॉइंट यू एट द पोजीशन ऑफ आईएएस। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। यूपीएससी का काम क्या है? यूपीएससी इज़ जस्ट अ रिक्रूटिंग बॉडी जो सिर्फ गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिक्रूटमेंट करता है, और
रिक्रूटमेंट करके यूपीएससी सिर्फ एक लिस्ट भेज देता है, और ये जो लिस्ट है जिसमें 1000 कैंडिडेट्स के नाम हैं जिन्होंने पेपर क्लियर किया है, दिस लिस्ट इज़ completely recommendatory, रिकमेंडेशन है ये गवर्नमेंट को. Government any day can reject this list. It is not binding on the government of the day. ठीक है, although ऐसा होता नहीं है कि गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दे, बट अगेन ऑन पेपर ये लिस्ट कम्प्लीटली रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट के लिए. एंड देन जब यूपीएससी का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म हो गया, रिकमेंडेशन की लिस्ट भेज दी, देन वी से फाइनल अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, फाइनल अपॉइंटमेंट ऑफ आईएएस और अदर पोस्ट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो सिमिलरली बाकी के दूसरे अपॉइंटमेंट्स भी प्रेसिडेंट करते हैं. कोई भी बॉडी ले लो जिसमें अगर आपको लगे कि यहाँ पे सेंटर इज़ गोइंग टू अपॉइंट, देन एग्जीक्यूटिव इज़ गोइंग टू सेंटर या पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव एज इन यूकॉम. तीनों केसेस में if the appointment is done by these three in these three cases, then it is done on by president on behalf of them. ठीक है, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो, सपोज करो फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट्स करने हैं, प्रेसिडेंट करेगा. ठीक है, कैग के अपॉइंटमेंट करने हैं, प्रेसिडेंट करेगा. ऑल्दो मे बी कि उसके प्रोसीजर डिफरेंट हो, कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि ईसीआई में क्या हुआ है रिसेंटली. ईसीआई में रिसेंटली हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस होम मिनिस्टर, और लेट्स से आई थिंक इट्स नॉट होम मिनिस्टर, इट्स सीजे. ठीक है, दे और वन सीनियर जज, they are going to be forming a committee and then they are going to appoint ECI. ठीक है, तो they are going to appoint the ECI, but ये कमिटी सिर्फ सिलेक्शन कमिटी है. ये सिलेक्शन कमिटी है कि भाई इन लोगों को, इस इंसान को हमें सिलेक्ट करना है, बट फाइनल अपॉइंटमेंट ऑन पेपर इज़ डन बाय प्रेसिडेंट ओनली. ठीक है, इसको हम लक्ष्मीकांत से देख लेंगे. बाकी ये चीज़ ध्यान में रखो कि जो भी गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट है, ये बॉडीज़ लिखी हुई है मैंने, जैसे कि यूपीएससी का हो गया, फाइनेंस कमीशन का हो गया, या फिर एनएचआरसी का हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हो गया, कैग हो गया. ठीक है, इन सब की रिपोर्ट्स भी प्रेसिडेंट ही ले करता है. जो भी ये एनुअल रिपोर्ट देते हैं, कैग अपनी एनुअल रिपोर्ट देती है, तो इट इज़ लेड बाय प्रेसिडेंट ओनली इन द पार्लियामेंट. ठीक है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली गवर्नर लेज द सेम रिपोर्ट, या फिर गवर्नर सारे वो स्टेट के अपॉइंटमेंट्स करता है इन स्टेट. ठीक है, समझ में आ गया इतना. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो इजी था, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई डिस्क्रिशन मीन्स माई विल, माई चॉइस, माई रूल्स. ठीक है, वो है कि भाई हमें देखना है कि प्रेसिडेंट का कहाँ पे डिस्क्रिशन है और गवर्नर का कहाँ पे डिस्क्रिशन है. अब ये एक थोड़ी बड़ी डिस्कशन है. अब इसमें तुम लोग ये सोचो कि भाई प्रेसिडेंट, व्हाट इज़ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज़ एन इलेक्टेड बॉडी. ये सुनो, इनडायरेक्ट इलेक्शन है नो डाउट, बट इट्स एन इलेक्टेड बॉडी. ठीक है, वर्सेस एंड व्हाट इज़ द जॉब ऑफ प्रेसिडेंट. जॉब, ठीक है, जॉब ऑफ प्रेसिडेंट इज़ एड एंड एडवाइस ऑफ, to do everything on aid and advice of UCOM. ठीक है, when this is the job and if he does not do this, it amounts to violation of constitution. If he does not do this aid and advice of UCOM, if he does not, even if slightly there is deviation from the aid and advice of UCOM, then it amounts to violation of constitution and he might be impeached. So obviously, and what is governor? Governor is an appointed, is a nominated body. ठीक है, it's an appointment of executive या फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, एंड what is the job of governor? To be the eyes and ears of central government in state. Yes or no? तो ऑब्वियसली किसके पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होगी? गवर्नर के पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होगी एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट. ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर्स में क्या डिफरेंस है। अब डिस्क्रिशनरी पावर भी दो टाइप की होती है, एक है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और एक है जो सिचुएशन बेस्ड डिस्क्रिशनरी पावर है कि चलो ये सिचुएशन आ गई तो नाउ इट इज़ माय डिस्क्रिशन, आई विल टेक द डिसीजन, ठीक है, एट माय विल। तो प्रेसिडेंट की कोई डिस्क्रिशनरी पावर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हो, ठीक है, Yes, ma'am. which itself proves that yes, it is a rubber stamp body, क्योंकि डिस्क्रिशन कम है तो obviously he has to act on only the aid and advice of UCOM, ठीक है, this proves that। now अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है तो सिर्फ प्रेसिडेंट का ही देख लेते हैं पहले कि चलो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन तो नहीं है। सिचुएशन का डिस्क्रिशन क्या है? अब सिचुएशनल डिस्क्रिशन इसको तुम ऐसे सोचो कि वहाँ से देखो जहाँ से गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, जब गवर्नमेंट फॉर्म होनी होती है, ठीक है, और पार्लियामेंट में सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या लेट्स से कि पार्लियामेंट में डिफरेंट पार्टीज़ बैठी हुई हैं, बीजेपी है, आप है और टीएमसी है और कांग्रेस है, सब लोग हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, इट इज़ कम्प्लीटली द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट to choose which party is going to come and form the government, ठीक है। अब ये एक्चुअल में प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है, ऑल्दो कन्वेंशनली फर्स्ट चॉइस इज गिवन टू SLP, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसके मेजॉरिटी है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, या सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी प्लस इट्स कोलिशन। तो गवर्नमेंट विल से कि चलो NDA गवर्नमेंट इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, NDA गवर्नमेंट इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के टाइम का प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली तुम खुद ये भी सोचो ना, उस टाइम पे तो कोई यूकॉम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, तो वो किसकी एड एंड एडवाइस लेगा? नहीं लेगा वो किसी की एड एंड एडवाइस, अपने मन से बोलेगा कि चलो तुम उठ के आओ और तुम गवर्नमेंट फॉर्म करो, अपनी कॉन्फिडेंस प्रूव करो पार्लियामेंट में, ठीक है। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड सिचुएशनल डिस्क्रिशन इज हिज वीटो पावर्स, कम्प्लीटली हिज वीटो पावर्स, कि भाई पॉकेट वीटो यूज़ करनी है, रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट वीटो यूज़ करनी है, एब्सोल्यूट वीटो यूज़ करनी है, या सस्पेंसिव वीटो यूज़ करनी है। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था 74 के साथ दो आर्टिकल्स साथ में रीड करो। 74 इज़ प्रेसिडेंट को एक्ट करना है ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ यूकॉम, एंड 78 इज़ पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू सीक द इंफॉर्मेशन, from PM or UCOM about anything that is going on. This is completely his discretion. Obviously भाई ये मेरी मर्ज़ी है, मुझे अगर लग रहा है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ इस गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, या फिर ये बिल अगर मेरे पास आया है तो इससे रिलेटेड मुझे कोई एक्स्ट्रा डेटा चाहिए, देन आई कैन सीक इन्फॉर्मेशन एनी टाइम एनी डे विद PM और UCOM, ठीक है। Third is this. Then fourth is very important and very obvious कि if PM dies in the office, in that case also देखो PM is considered the star of UCOM, ठीक है। If PM dies in office then it is said कि भाई UCOM का जो the moon of the UCOM has died, इन दैट केस PM अपॉइंट करने की या टेम्पररी PM अपॉइंट करने की या फिर नेक्स्ट PM अपॉइंट करने का डिस्क्रिशन कम्प्लीटली प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। जैसे कि इट हैपेंड इन केस ऑफ इंदिरा गांधी, व्हेन इंदिरा गांधी डाइड, राजीव गांधी केम,
ठीक है। अब जब राजीव गांधी आया था तो इट वाज नॉट ऑन यूकॉम की एडवाइस, इट वाज कम्प्लीटली उस टाइम के प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन, सॉरी डिस्क्रिशन। ठीक है। एंड वाई, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें अलग इन्फ्लुएंसेस होते हैं। ठीक है, चलो। तो ये थे सिचुएशनल डिस्क्रिशन। ठीक है। अब ये चीज़ें देखो, यही वैलिड है गवर्नर के लिए भी। सिचुएशनल डिस्क्रिशन गवर्नर का भी ऑलमोस्ट सेम है। ऑफ कोर्स एट द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट स्टेट लेजिस्लेचर लेवल गवर्नर का डिस्क्रिशन है। देन 78 + 89 कितना हुआ? 167। 167 आर्टिकल गवर्नर का डिस्क्रिशन है टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ सीएम डाइज इन ऑफिस। ठीक है। वीटो, ठीक है, और वीटो एंड ऑल्सो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब भी प्रेसिडेंट का और गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है। दैट ऑफ कोर्स फिर वो तो कोई चॉइस भी नहीं बची, नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, देन यू हैव टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ठीक है। तो सिचुएशनल इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, बट गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल इज इन डिस्क्रिशन इज कि देखो आर्टिकल 256 बोलते हैं, आर्टिकल 100 आर्टिकल पीछे है ये। आर्टिकल 256 अट्रैक्ट्स, ऐसा कहते हैं, आर्टिकल 356। ठीक है। आर्टिकल 356 इज व्हाट? प्रेसिडेंट का रूल। आर्टिकल 256 इज व्हाट? गवर्नर की रिपोर्ट टू सेंटर। अब गवर्नर तो अपनी रिपोर्ट कार्ड में कुछ भी लिख के भेज देगा, गवर्नर की मर्जी है भाई, ये तो डिस्क्रिशन है ना, गवर्नर लिख के भेज सकता है कि दैट देयर इज ब्रेक इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, it is not working as per the constitution, then you have to, center may choose to impose president rule. article 356 is रिपोर्ट। ठीक है, जो गवर्नर रिपोर्ट भेजता है सेंटर को। तो इसमें अगर उसने लिख के भेज दिया कि भाई देर इज ब्रेक इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ दिस, तो स्टेट लेजिस्लेटिव SLA, तो वहाँ पे तो 356 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल की रिकमेंडेशन आर्टिकल 256 लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 200 आर्टिकल रिजर्व बिल वाला, कि दैट इट हैज़ इट्स ओन डिस्क्रिशन, कि भाई अपने बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लो। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे गवर्नर्स को ये स्टेट है, इसके एडजेसेंट जो भी यूटी है, यूटी को एडमिनिस्टर करने की भी पावर्स होती हैं। तो जब यूटी को एडमिनिस्टर करने की पावर है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी में गवर्नर के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, बिकॉज उस यूटी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर है भी तो भी, सपोज करो दिल्ली है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बाय नेचुरली बहुत ज़्यादा पावर्स है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो गवर्नर को माना जाता है, गवर्नर, यूटी क्या है? यूटी इज़ स्टेटहुड से कम लेवल है ना, स्टेट से कम है ना, स्टेटहुड से बहुत कम है, बहुत कम पावर्स होती है यूटी में। तो यूटी इज़ व्हाट? डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर या फिर प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट तो गवर्नर कहा जाता है यूटी में, गवर्नर प्रेसिडेंट का तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बट गवर्नर इज एडमिनिस्टरिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? यूटी का मतलब होता है, अगर सपोज करो चंडीगढ़ है और पंजाब की गवर्नर को बोला गया है कि दैट यू हैव द एक्स्ट्रा पावर्स टू एडमिनिस्टर चंडीगढ़ ऑल्सो, इन दैट केस गवर्नर ऑफ पंजाब इज एडमिनिस्टरिंग द यूटी ऑफ चंडीगढ़ ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। इसीलिए
क्योंकि प्रेसिडेंट डायरेक्टली रूल्स फॉर्म करेंगे, कोई भी यूटी का रूल होगा तो वो गवर्नर को अपनी पावर डिवॉल्व कर देते हैं। इसको बोलते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिवॉल्व कर देना। डिवॉल्यूशन मीन्स आप अपनी पावर्स टेम्पररीली किसी को दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि देखो अब हमने ये नोटिस किया है जब हम डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात करते हैं तो कि भाई दोनों का सिचुएशनल डिस्क्रिशन तो सेम है, ठीक है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, विच इज़ अराइजिंग एज पर द नीड ऑफ द आवर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन पार्लियामेंट के पास कोई नहीं है और गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन इज़ फार मोर, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास तो कोई नहीं है, समझ में आ गया। तो here we conclude that governor has more discretionary power than president। और इसका रीज़न क्या है, अब रीज़न जान लेते हैं। फर्स्ट इज़ कि दोनों तरीके से रीज़न जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्यों नहीं है। प्रेसिडेंट के पास नहीं है वाई, बिकॉज ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दैट प्रेसिडेंट इज़ एन इलेक्टेड बॉडी, ब्ला ब्ला ब्ला। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बॉडी, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट इज़ नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसीलिए भी हम प्रेसिडेंट को ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं दे सकते, ठीक है। नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही हैज़ टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ यूकॉम, ठीक है। और सेकंड इज़ गवर्नर एक नॉमिनेटेड बॉडी है। नॉमिनेटेड बॉडी को आप जनरली आप नॉमिनेटेड बॉडी ही इसलिए बनाते हो ताकि उसके पास पावर थोड़ी सी ज़्यादा हो, ठीक है। गवर्नर इज़ अ नॉमिनेटेड बॉडी, नॉट एन इलेक्टेड बॉडी, आप इसको थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी पावर्स दे सकते हो। एंड व्हाट इज़ हिज रोल, हिज रोल इज़ टू बी आइज एंड ईयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट्स, ठीक है। ही इज़ कंसिडर्ड एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन स्टेट्स, ठीक है। तो इसलिए तो ये देख लेना, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये रीड कर लेना। ये फाइल मैंने शेयर करी थी क्या? ये फाइल शेयर करी थी क्या मैंने? नो मैम। ठीक है, तो और ये 5 केसेस देख लो जो आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि बहुत सारे बिल्स ऐसे होते हैं जिसमें बिल्स को पार्लियामेंट में लाने से पहले ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मीन्स प्रेसिडेंट की एक सैंक्शन, एक सिग्नेचर चाहिए होता है कि क्या हम इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये मैंने अलग से कैटेगराइज किए हुए हैं, 5 टाइप के बिल्स होते हैं इसमें, ठीक है। सिर्फ ये 5 बिल्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। अब इस चीज़ से ये भी ध्यान रखना कि जिन बिल्स में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है उन बिल्स में जनरली प्रेसिडेंट के पास लिमिटेड वीटो होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट के से अगर आपने रिकमेंडेशन पहले से ही ले ली है तो ऑब्वियस है ना कि प्रेसिडेंट आगे जाके उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लिमिटेड वीटो हो जाती है। तो फर्स्ट इज़ आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई भी हो। आर्टिकल 3 मतलब आर्टिकल 2 क्या था? आर्टिकल 2 था स्टेट से रिलेटेड है। आर्टिकल 2 क्या था? नेम से आर्टिकल वो ऐड करने के लिए स्टेट एक्सटर्नल, यस।
आर्टिकल 2 था कोई भी एक्सटर्नल टेरिटरी ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। और आर्टिकल 3 था इंटरनल। आर्टिकल 3 इज़ अबाउट इंटरनल स्टेट्स में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है, फिदा वाला, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज डिक्रीज एरिया, नेम चेंज, ठीक है, टेरिटरी एरिया चेंज, ये सब चीज़ें। तो ये स्टेट वाला आर्टिकल 3। नेक्स्ट है मनी बिल। मनी बिल पे रिकमेंडेशन, ठीक है। अब मनी बिल पे कौन सा वीटो नहीं यूज़ कर सकते, कल हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। मनी बिल में कोई वीटो यूज होती नहीं उस पे, तो उसको तो कंपलसरी है, उसे पास करना ही पड़ेगा। मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता, बट रिजेक्ट किया जा सकता है। एब्सोल्यूट वीटो यूज़ कर सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो नहीं यूज़ कर सकते। इसको दोबारा से मनी बिल को और इन सब पावर्स को दोबारा से लक्ष्मीकांत से देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा तुम लोगों को। लास्ट क्लास अटेंड करी थी तुमने? नहीं, हमें नहीं की। तो नेक्स्ट है, देखो जब ये मनी बिल लिखा हुआ है तो मनी बिल भी वैसे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। चलो मनी बिल लिखा हुआ है, और फिर नेक्स्ट है एनी बिल जो CFI से रिलेटेड हो। CFI से पैसा बाहर जाना है, CFI से पैसा अंदर जाना है, जो भी CFI से रिलेटेड हो, ठीक है। अब देखो सरचार्ज जो है, सरचार्ज या सरचार्ज कहाँ पे जाता है? सरचार्ज CFI में जाता है, ठीक है। और सेस कहाँ पे जाता है? पाई में जाता है। सरचार्ज और सेस के बीच में क्या फ़र्क होता है? सरचार्ज और सेस के बीच में क्या फ़र्क होता है? हेलो, सो गए क्या तुम लोग? हेलो, सरचार्ज और सेस में क्या फ़र्क होता है? सरचार्ज सेस पता नहीं है। देखो सरचार्ज जो होता है वो एक एक्स्ट्रा टैक्स है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स होता है। टैक्स ऑन टैक्स होता है जहाँ पे भी बहुत किसी की सपोज़ करो कि लेट्स सपोज़ कि ज़्यादा इनकम है, तो इनकम टैक्स में देख लो। इनकम टैक्स में जिनके पास सबसे ज़्यादा इनकम होती है उसका इनकम टैक्स होता है 30% का, ठीक है। तो 30% जब आप इनकम टैक्स दे रहे हो तो इनकम इस 30% पे गवर्नमेंट एक सरचार्ज चार्ज कर देगी कि भाई आपको थोड़ा और कंट्रीब्यूशन करना है इस गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, बिकॉज़ आप एक इंडिया में टॉप प्लेयर्स में आ रहे हो इन टर्म्स ऑफ इनकम, तो आप थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट करो। सरचार्ज इसीलिए कोई गोल स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। सरचार्ज इज़ लेवीड ओनली बिकॉज समबडी इज़ अर्निंग मोर, या फिर गवर्नमेंट का मन किया तो सरचार्ज लगा दिया, ठीक है। पर जो सेस है वो गोल स्पेसिफिक होता है। कभी तुमने देखा होगा कि पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में या हाँ, किसी जैसे कि स्वच्छता सेस। तो स्वच्छता सेस मतलब ये पर्टिकुलर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगा है, सपोज़ करो मैंने रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाया और मेरे को सेस पे करना पड़ रहा है और वो स्वच्छता सेस है, मतलब ये स्वच्छता के फंड में ही जाएगा सिर्फ। और या फिर लेट्स सपोज़ कि स्टूडेंट सेस, तो वो स्टूडेंट्स के एजुकेशन के एरिया में ही जाएगा, ठीक है। तो वो गोल स्पेसिफिक होता है। और सेस जो है वो गवर्नमेंट जैसे ही वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है, टारगेट बेस्ड होता है, तो वो सेस रिमूव भी कर देती है, ठीक है। सरचार्ज परमानेंट हो सकता है और सेस सरचार्ज दोनों का अपना कंट्रोवर्सी होता है, क्योंकि दे आर नॉट शेयर्ड बाय सेंटर विद स्टेट्स, ठीक है। तो सरचार्ज अगर कोई लेवी होता है
तो सर मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है कि भाई कोई भी चीज़ CFI के अंदर आ रही है या जा रही है, देन दैट पर्टिकुलर बिल इज़ प्रायर रिकमेंडेशन में जाएगा वो, ठीक है। अब वो इसमें तुम थोड़ी स्पेसिफिक डिटेल्स में जाओ तो प्लस माइनस मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टैक्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स जो भी टैक्स पे करते हैं वो CFI में जाता है। जैसे कि सपोज़ करो GST हो गया, GST का कलेक्शन सारा CFI में जाता है, ठीक है। या फिर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है एग्रीकल्चर की इनकम पे, वो भी CFI में जाएगा। सेंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस जो भी फाइनेंस कमीशन करती है सब CFI से रिलेटेड है। सरचार्ज सब CFI से रिलेटेड है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? एग्रीकल्चर की जगह पे कहाँ इतना टैक्स लगता है एग्रीकल्चर? अगर लेवी करे तो कर सकती है ना गवर्नमेंट, तो लेवी कर सकती है। हाँ, गवर्नमेंट कर सकती है। हाँ, तो बिल तो ला सकती है। फिर नेक्स्ट है कि स्टेट में ये हमने उधर उस टाइम भी डिस्कस किया था कि कहाँ गया, अगर स्टेट में कोई भी ऐसा बिल आ रहा है जिसमें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं इंटर स्टेट ट्रेड पे या फिर अपने ही स्टेट के ट्रेड कॉमर्स पे, तो वो बिल कंपलसरी होता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेने के लिए। और कॉन्करेंट लिस्ट पे जब स्टेट लॉ बनाती है तब भी वो कंपलसरी होता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेने के लिए, ठीक है। सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा ना? नहीं, बना दोनों सकते हैं लेकिन सेंटर का ही तो प्रिवेल करता है। अगर किसी सब्जेक्ट पे ऑलरेडी सेंटर का रूल है या लॉ है तो वो प्रिवेल करेगा, पर अगर किसी सब्जेक्ट पे कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर का कोई लॉ है ही नहीं, सेंटर साइलेंट है, तो ऑब्वियसली स्टेट अपना लॉ बना सकती है ना। तो इस लॉ को बनाने के लिए पहले उसको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो SLA में अपना बिल लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये 5 केस सिनेरियोज याद रखना। फर्स्ट इज़ आर्टिकल 3, then money bill, then anything related to CFI, be it agriculture income surcharge or addition of any new taxes, distribution of resources, then state bills। स्टेट के दो हैं, स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड बिल्स या फिर स्टेट इज़ मेकिंग लॉ ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये 5 केसेस हैं जिसमें प्रायर सैंक्शन फॉर प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट कि जुडिशल पावर्स। जब जुडिशल पावर्स की बात करते हैं तो देखो जुडिशरी हमारी कंट्री में ना ये बहुत मिसनॉमर है कि प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास जुडिशल पावर है। इसको जुडिशियल पावर इन ट्रू सेंस नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में एक ही जुडिशरी है और वो है हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी, लोअर कोर्ट्स टू सुप्रीम कोर्ट। ये जो पावर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि दे आर नॉट कंसिडर्ड पैरेलल टू जुडिशरी, ठीक है। दे आर नॉट कंसिडर्ड पैरेलल टू जुडिशरी कि चलो यहाँ पे हमारी मेन जुडिशरी अलग चलेगी, यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर की जुडिशल पावर्स अलग चलेंगी, नहीं। दे आर जस्ट कंसिडर्ड एक्स्ट्रा जुडिशल पावर्स, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जुडिशल पावर्स है। एंड very important because they are not considered parallel to judiciary. The decisions that are taken by president or governor in their judicial capacity can be questioned anytime in the court of law, ठीक है। Their decisions are open to judicial review. सुप्रीम कोर्ट कैन ऑलवेज क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट ने अगर कहीं पर पार्डन दिया है तो वो क्यों दिया है, किस बेसिस पे दिया है, प्रेसिडेंट हैज़ टू आंसर इट, ठीक है। तो दे आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब जुडिशियल पावर्स की अगर हम बात करें तो ये 5 टाइप की पावर्स होती हैं। पार्डन,
पार्डन मीन्स आपने पूरी सज़ा ही माफ़ कर दी है, ठीक है, ये है पूरा पार्डन। इनको ना अपने नाम से याद कर लो। अब ये है कम्यूट। कम्यूट जो है ना वर्ड, इसमें एक कम कर दी सजा। एक वर्ड आ रहा है म्यूट। म्यूट से याद कर लो म्यूटेट। म्यूटेट मतलब है कि हम बोलते हैं ना जीन का म्यूटेशन हो गया, डीएनए में चेंजेस आ गए, तो पावर के नेचर को चेंज कर दो, पावर के नेचर को चेंज कर दो, ठीक है, कुछ भी म्यूटेशन कर दो पावर में, तो दैट इज़ कम्यूट, ठीक है। रिस्प्राइव नहीं, रीप्राइव होता है ये, ठीक है। रीप्राइव में बीच में एक वर्ड आ रहा है पीआर। पीआर को मैंने ऐसे याद किया हुआ है टेम्पररी। टेम्पररी और रिप्राइव दोनों सेम साउंड करते हैं। तो टेम्पररी का मतलब होता है कि भाई किसी टेम्पररी बेसिस पे आप उनके जो सेंटेंसेस हैं उनको सस्पेंड कर दो या चेंज कर दो, ठीक है। आपको लग रहा है कि भाई ये इंसान में भी लेट्स से कि इसको जस्टिस नहीं मिला है या फिर अभी कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो उनका ये मैम डेथ केस में ही हो सकता है सिर्फ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टेम्परेरी सस्पेंशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिस्पाइट। रिस्पाइट इज़ एसपी आ रहा है इसमें, तो एसपी से याद रखना, रिस्पाइट दिया जाता है हमेशा स्पेशल केसेस में। स्पेशल केस फॉर एग्जांपल कोई लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडी को आप अलग थोड़े से उसके पनिशमेंट या फिर जो भी उसके सेंटेंसेस हैं चेंज कर दोगे, ठीक है। और रेमिट है कि कुछ सेंटेंस का फॉर्म चेंज कर दिया, कुछ कम कर दिया सेंटेंस। लेट्स सपोज लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम कर दिया या फिर कैपिटल पनिशमेंट को कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज़ कि प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री कोर्ट्स की भी जुडिशल पावर्स होती हैं, ठीक है, मार्शल कोर्ट्स की। ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। दिस इज़ द ओनली ब्लैक स्पॉट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और मेन जुडिशरी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ओनली प्रेसिडेंट हैज़ दिस एक्स्ट्रा पावर, ठीक है। एंड जब पार्डन की बात आती है तो ओनली जब डेथ सेंटेंस के पार्डन की बात आती है तो ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन द डेथ सेंटेंस, नॉट गवर्नर। गवर्नर अलग टाइप के पार्डन दे सकता है, छोटे मोटे बाकी टाइप के लाइफ इम्प्रिजनमेंट को पार्डन कर सकता है, बट नॉट कैपिटल पनिशमेंट, नॉट डेथ सेंटेंस, ठीक है। और ये केस याद रखना, मनूराम केस, विच सेज दैट ऑल द डिसीजंस आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। एंड अनड्यू डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ ऑफ सेंटेंस शुड ऑल्सो नॉट बी डन। कि भाई आपने आज किसी को, इंसान को सज़ा बोल दी है कि आपको लेट्स सपोज कि 15 जुलाई को हैंग किया जाएगा, तो 15 जुलाई को हैंग किया, कोर्ट एग्जामिन कर सकता है पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सकता है पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की। हाँ 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 हाँ, ये लिखा तो हुआ है, एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर मार्शल कोर्ट्स, एवरीथिंग इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू ऑलवेज। मतलब ये आंख बंद करके सोच लो कि इंडिया में एवरीथिंग इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, चाहे कोई लॉ हो, रेगुलेशन हो, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर हो, किसी का एडजुडिकेटेड पावर हो, कोई भी इनिशियल हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है गवर्नर। गवर्नर के पास सेम पावर्स हैं, एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल की पावर नहीं है, पार्डन की पावर नहीं है, ठीक है। डेथ सेंटेंस को वो कम्यूट कर सकता है, पार्डन नहीं कर सकता, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट्स तो ये हमें पता ही है कि भाई वो सारे अपॉइंटमेंट्स करता है जो भी गवर्नमेंट को करने होते हैं। ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस प्लस अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसको जुडिशियल पावर, लक्ष्मीकांत में तो लिखा है, इसमें लिखा है एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट वेयर द प्रेसिडेंशियल डिसीजन इज आर्बिट्री, इरेशनल, मैलाफाइड और हाँ तो लिखा तो है एक्सेप्ट
इफ़ इट इज़ आर्बिट्ररी मैलिफाइड, तो ऐसा नहीं है कि देखो, जब अगर सपोज़ करो प्रेसिडेंट ने कोई भी पार्डन दिया है और सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे लग रहा है कि वहाँ पे कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, देन सुप्रीम कोर्ट कैन एनी डे क्वेश्चन दैट डिसीजन विच इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू ओनली। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना कि एक्सेप्ट इन दीज केसेस, इसका मतलब ये है दैट इट इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ऑफ कोर्स अगर वो फेयर होगा तो फिर वो वहाँ पे जुडिशरी क्यों एंटर करेगी, वहाँ पे जुडिशरी क्यों क्वेश्चन करेगी। बट जुडिशरी को अगर लगेगा कि वो अनफेयर है एट एनी पॉइंट, देन इट कैन ऑलवेज एनी डे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ओवरऑल और कंक्लूजन ये है कि इट इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ये वर्ड्स के झोल में मत आना, ये एकदम आंख बंद करके सोच लो कि एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। ठीक है, हमारे पास DPL है। अब DPL मीन्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस लॉ ऑफ लॉ itself makes judiciary a very strong body. It can always question the laws. DPL किससे आया था? यूएसए से लिया। हम्म, यूएस से लिया ना। कौन से केस से? कौन से केस से आया था? बताया था ना लास्ट क्लास में, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस से आया था ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। रिवाइज मत करा करो तुम लोग, ऐसे तो फिर हो गया काम, मतलब पीछे आगे चलते जाओगे, पीछे का सारा भूलते जाओगे। नहीं ना। ठीक है, तो चलो आर्टिकल 72 में इसकी जुडिशियल पावर्स लिखी हुई हैं, ये भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो क्योंकि आजकल आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो आर्टिकल 72 में देयर इज़ नो मेंशन ऑफ टर्म मर्सी प्ली। मर्सी प्ली, ठीक है, मर्सी प्ली जो टर्म है वो सिर्फ मीडिया में यूज़ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्योंकि जो भी इंसान सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद अगर उसके पास सारे मतलब अपने प्रीमाइसेस एग्जॉस्ट करने के बाद अपने जस्टिस लेने के सुप्रीम कोर्ट के पास क्यूरेटिव पिटिशन, रिव्यू पिटिशन सब अगर उसको ख़त्म हो गया, तो वो उसके पास लास्ट प्रीमाइस जो बचता है वो प्रेसिडेंट ही बचता है। तो जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वो कहता है कि प्लीज़ गिव मी अ मर्सी प्ली। मर्सी प्ली मीन्स आई एम बेगिंग फॉर माई लाइफ। ठीक है, मर्सी का मतलब दया खाओ, मर्सी प्ली मीन्स रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ऑल्दो देयर इज़ नो मेंशन ऑफ मर्सी प्ली इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये तो हम सबको पता है, ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ऑल द डिफेंस फोर्सेस, एयर, मिलिट्री एंड आर्मी। ऑर्डिनेंस हमने डिस्कस कर लिया था, वे फॉरवर्ड हो गया। चलो फिर आज के लिए इतना ही। प्रेसिडेंट के क्वेश्चन भी कर सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट के क्वेश्चन भी कर सकते हो, गवर्नर के क्वेश्चन भी कर सकते हो। नहीं, गवर्नर के, अच्छा गवर्नर की एक्स्ट्रा पावर्स नहीं रीड करी ना हमने, वो कल करते हैं। गवर्नर, अरे हाँ, इश्यूज विद गवर्नर। गवर्नर को एक बार और दोबारा से करेंगे। अभी हमने गवर्नर को किया है प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में पावर्स में। ठीक है, देयर रोल। गवर्नर को इंडिविजुअली भी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा गवर्नर ही होगा वो। ठीक है, क्योंकि गवर्नर के पास बहुत सारी स्पेस, और लक्ष्मीकांत से इस टॉपिक को रीड कर लेना, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, उसके बाद गवर्नर, गवर्नर के बाद फिर कंपेयर करेंगे हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा, PM वर्सेस CM, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले गवर्नर, उसके बाद ये। प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और सैटरडे को कल है ना, सैटरडे की आज है नहीं, हाँ कल है। कल मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी क्लास लेती हूँ और इसके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी।
मॉर्निंग में कितने बजे मैम क्लास? कीर्ति कीर्ति कितने बजे अटेंड कर सकते हो मॉर्निंग में क्लास? मॉर्निंग में इवनिंग में ले लो। हैं? इवनिंग में ले लो। इवनिंग में? अच्छा, तो मैं ऐसा करूँगी कि क्लास रिकॉर्ड कर दूँगी, क्योंकि ना मेरा